बोले बोले बोले। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज उसमें 3 है ना मेराज भाई, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज और नहीं उस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है, उस पे 2 मिनट के बाद आ रहा है। पहले एक ये सवाल थोड़ा सा देखे, पहले उस पे आ रहा है ट्रेडिंग हेल्ड टू मैच्योरिटी एंड अवेलेबल फॉर सेल। उसको मैं जी 2 मिनट हाँ। लगेगा, उसको मैं रिकैप दूंगा। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपके साथ कर लूं। मैंने बोला कि देखिए भाई, ये जो है ये आपके 31 दिसंबर के दिन आपकी ये पोजीशंस है। मेराज भाई एक्सेल शेयर किए क्या आप? डिस्प्ले होना है अभी होगा कर स्क्रीन पे जी। अभी ओके। अभी अभी इस मैंने यहाँ स्टार्ट किया शेयर होना। मैं भाई टैबलेट से कर लीजिए, आसान है। जी टैबलेट से कीजिए, आसान में शेयर हो जाएगा। हाँ, वही से है, जी कोई मसला नहीं। देखिए, तो जी जी सबसे ठीक पहले है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास दिसंबर के दिन में आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो ये जी क्लियर हो गया, ठीक है। साथ में आपने क्या इन्वेस्टमेंट कैसे कर रखा है वो देखिए। सबसे पहले बोल रहा है कि आपने क्या जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से है कि आपने मैन कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट है जिसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू है 8,000, उसकी फेयर वैल्यू है, सॉरी, कॉस्ट वैल्यू है 10,000, फेयर वैल्यू है 8,000। फिर केमो इनकॉर्पोरेशन में 9,000 है और 11,000 है। अब साथ में बता रहा है कि ये सिचुएशंस आपके इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, ठीक है, 30,000 एंड 28,000। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये बताएं कि इसकी जो रिपोर्ट आप करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू पे नहीं, इसकी फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आप इसको इक्विटी में फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमको बेसिकली 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना था, ठीक है। पहला था ट्रेडिंग सिक्योरिटी, जी हाँ। दूसरा है एएफएस, अवेलेबल तीसरा फॉर है सेल सिक्योरिटी, तीसरा है तीसरा है H2M, इक्विटी। H2M। H2M है, ठीक है। तो ये जो हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है, ये प्योरली जो होता है वो डिबेंचर और बॉन्ड्स के लिए होता है, ये डिबेंचर तो और फाइनेंस एक्टिविटी। बॉन्ड्स के लिए होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ये किसमें होता है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन समवन्स कंपनी डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, तो आप उसको इस पे करते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि जो ट्रेडिंग सिक्योरिटी है और एएफएस है, ठीक है, तो दोनों की पर्पस ऑफ होल्डिंग के कारण ट्रेडिंग सिक्योरिटी जो होती है वो होती है शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको डिविडेंड मिल जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल एप्रिशिएशन मिल जाए। दिस इज द रीजन ऑफ होल्डिंग द एफएस और सिक्योरिटी। एचटीएम जो है, डिबेंचर, ये इक्विटी का सवाल है। नहीं, एचटीएम में मैंने बोला कि बेसिकली आप किसी कंपनी का बॉन्ड या डिबेंचर बाई करते हो तो वो हेल्ड टू मैच्योरिटी के थ्रू उसकी अकाउंटिंग होती है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि आप उसको हेल्ड करते हो अंटिल इट गेट्स मैच्योर्ड। तो डिबेंचर हमेशा एक मैच्योरिटी डेट के साथ इशू किया जाता है, वहां पे एक रिडेम्पशन का पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है। इसीलिए या कोई भी कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है तो वो भी अपना रिडेम्पशन डेट के साथ इशू करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट है, इफ यू हैव डन द इन्वेस्टमेंट इन द डेट्स और इन द बॉन्ड्स, so your accounting, your classifications of the reporting will be HTM. Now the question comes, which will be classified as a trading security, which will be classified as a available for sale. So trading security is the very short term investment होता है, जहां पे आपके intentions होते हैं, वहां जहां पे आपके इंटेंशंस होते हैं डिविडेंड के होते हैं, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशंस का इंटेंशंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है या घट जाती है एक तो दोबारा रिपीट करना भाई। मैं बोला कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं बुक्स पे रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन क्लासिफाई एज अ ट्रेडिंग सिक्योरिटी, either as a available for sales or trade or held to maturity। तो held to maturity में
क्या आते हैं, स्पेसिफिक है। या तो आपने किसी कंपनी का बॉन्ड बाई किया हुआ है, देन इट विल बी क्लासिफाई एज अ हेल्ड टू मैच्योरिटी, या फिर किसी कंपनी का आपने बॉन्ड बाई किया गया है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज अ held to maturity. Now come to the trading security and available for sale. So trading security is what kind of investment? Trading security का जो investment होता है वो होता है short term investment होता है, ठीक है। उसकी जो horizon होती है, उसकी जो holding होती है वो small टाइम के लिए होती है, उसका जो होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल होता है। वहां पे जो इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, पहला इंटेंशन क्या होता है कि आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, सेकंड इंटेंशन जो होता है वो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो दिस इज द टू इंटेंशंस, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा चीज होता है ये शॉर्ट टर्म्स में होते हैं। और यहाँ पे जो भी आपके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं, वट एवर बी द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो आपके इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। किसके थ्रू? इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज्ड कर लिया जाता है, इनकम स्टेटमेंट में इसको रिकॉग्नाइज्ड करते हैं आप। इनकम स्टेटमेंट में यू रिकॉग्नाइज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नाउ अभी मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं। नाउ तो आपने बोला कि आपने एक RIL में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आपने एक कॉस्ट पे शेयर बाई कर लिया, यू परचेज द शेयर्स, ठीक है। आपने एक शेयर्स परचेज करा, वो कितने उसका कॉस्ट था 1000 से 20 रुपीज का, ठीक है। बट जब आपकी बुक्स की रिकॉर्डिंग हो रही थी 31/12/2020 पे, उस दिन ये ट्रेड कर रहा है 1050 पे। सो बट यू आर स्टिल नॉट सेलिंग, यू आर कीपिंग द शेयर्स विद यू। तो बट आपके पास कुछ अनरियलाइज्ड इनकम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, तो आप अनरियलाइज प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड कीजिएगा। तो क्या यहाँ पे कितने की आपकी अनरियलाइज प्रॉफिट है? 30 रुपए की आपकी अनरियलाइज प्रॉफिट है। एंड दिस इज अनरियलाइज बिकॉज स्टिल यू हैव नॉट डन द ट्रांसफर, बट स्टिल यू बिलीव दैट यू कैन अर्न इफ यू सेल इट। तो आपको 30 रुपीज की अनरियलाइज प्रॉफिट है। सो यू विल बी कंसीडरिंग एज, आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? आपकी जो एंट्री होगी आपकी अनरियलाइज रेवेन्यू हो जाएगी। तो रेवेन्यू क्रेडिट होना चाहिए, तो PL अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? अनरियलाइज्ड इनकम, ठीक है। तो 30 का आपका अनरियलाइज इनकम हो जाएगा और आप उसको इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम कंसीडर कर लेंगे। तो दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू आर मेंटेनिंग द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। जब आप TS मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के केस में, यू कैन डू लाइक दिस, बट दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल गेट चेंज इफ इट इज अवेलेबल फॉर सेल। तो ये जो सिचुएशंस है ये किस में सिर्फ आ रहा है? ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में आता है। व्हेन यू आर, अगर लॉस होगा तो लॉस होगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, लॉस एंट्री हो जाएगी ना, लॉस होने पे लॉस अकाउंट में डेबिट करने का ना मेरा। तो यहाँ पे आपका अनरियलाइज्ड लॉस आ जाएगा डेबिट और P&L क्रेडिट, ठीक है। अनरियलाइज्ड लॉस विल बी डेबिट और P&L will be credit. Okay, so it means you are taking a second situation, so this is situation 2. आप बोल लो कि ये कितना में हो जा रहा है? 990 पे हो जा रहा है, ठीक है। दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सिचुएशंस में यू आर हैविंग द इनकम, यू आर गोइंग थ्रू द इनकम स्टेटमेंट। इफ यू आर हैविंग द लॉस, दैट इज गोइंग टू बी द अगेंस्ट द इनकम स्टेटमेंट। तो इसका जो सबसे की पॉइंट क्या है कि इसमें जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसके थ्रू जाता है? ऑलवेज रूटेड थ्रू इनकम स्टेटमेंट, ऑलवेज रूटेड थ्रू द इनकम स्टेटमेंट, ऑलवेज रूटेड थ्रू द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड, व्हाई वी आर डूइंग? बिकॉज वी हैव टू डू द M2M. Why we have to do? We have to do the M2M, mark to market. Mark to market. That is for mark to market. ठीक है। तो इससे क्या होगा कि whenever you will see your books, it will always show the fair value of the stocks. तो ये एक situations आया, but these situations will be little different when you go for the
AFS में क्या होगा कि आपने रिलायंस का शेयर ये खरीदा और आपका पहला सिचुएशन आ गया, बट यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट के थ्रू यू कैन नॉट टेक इट, आपको कहाँ से लेके जाना पड़ेगा, यू विल बी टेकिंग इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। OCI ना, ठीक है, हाँ, OCI के थ्रू। तो OCI की कोई अकाउंटिंग नहीं होती, तो वहां पे एक अलग से आप ये बनाएंगे, एक GL बनाएंगे, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड इनकम। तो यू आर नॉट टेकिंग, सो इट्स ऑलवेज गोज थ्रू द OCI। यहाँ कहाँ जाएगा, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब लॉस भी होगा तो ये भी डायरेक्ट PL में नहीं जाएगा, बल्कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड अकाउंट के थ्रू जाएगा। So this is going to be this is the how the presentation will work. ठीक है, तो अकाउंटिंग में सिर्फ इतना फर्क होता है कि यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग जाता है वो डायरेक्टली आपको किस में जाता है, OCI के थ्रू जाता है, जबकि आपकी अगर ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है तो आपकी कहाँ जाती है, ये सारी अकाउंटिंग किसके थ्रू होती है, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू होती है। यहाँ पे जो अकाउंटिंग में जो रियलाइज या अनरियलाइज प्रॉफिट या गेन या लॉस होते हैं, दैट ऑलवेज रिपोर्टेड थ्रू द OCI. So you are just keeping one balance sheet account. Here you are keeping one nominal account. There is a big difference. Here you are keeping the nominal account, but here you are keeping through the balance sheet account. Now, so in this question, he was saying that on which value you will be reporting this investment, either on 30,000 or 28,000. The question is that we will be reporting at 28,000, that is going to be the fair value. Okay, let's see what is the reasoning they are saying. The reasoning, investment in equity does not result the significant control over the over the investment in the reported at the fair value. Unrealized gain are included in the earning subsequently, and the securities will be reported as 28,000. Simple सी बात ये है कि you are going to report it as 28,000 पे। तो यही क्वेश्चन का मेन वो था, लॉजिक था कि आप इसको किस पे रिपोर्ट करोगे। तो they can ask this type of question in exam. So we will report it on the fair value. दोनों पे हम fair value करते हैं, but only the difference is that whenever you have to record the unrealized profit and loss, you have to use the way, if it is a trading security, you can realize through the income statement. If it is the available for sale, you will recognize through the OCI. And what is the AFS? AFS also intention is to earn income, earn dividend. First option, first intention, earn dividend. Second intentions, capital appreciation, but there is a horizon will be more long holding period. And the third, sometimes the intention is to take over the business. Intention is to take over the business. You will keep buying and one day you will become the significant owner, significant influencer to the business. तो यहाँ पे, बट यहाँ पे वो इंटेंशन नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल सा इंटेंशन ये होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। सेकेंडली, इसको जो है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका इंटेंशन डिविडेंड होता है, बट आपका ज्यादा इंटेंशन ये होता है शॉर्ट टर्म, यानी प्राइस फ्लक्चुएशंस बेनिफिट्स। Benefits. This is the reason
ऑफ डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ये आपका दोनों का पर्पस सेट हो गया। तीसरा हम लोगों ने बात किया था, वो किसके बारे में बात किया था? हेल्ड टू मैच्योरिटी के बारे में। तो हेल्ड टू मैच्योरिटी में हमने बोल दिया था कि यू आर कीपिंग अंटिल होल्डिंग until maturity. There is a one thing. Second, what is that? It is like a debt debenture or bonds investment. So these are the types, because you are just keeping this type of thing where you are not having the significant control. You will be always treated as the loan provider. आप हमेशा क्या treat किए जाओगे? You will be always treated as the loan provider. ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है तो बोलें। यस, ट्रेडिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज सेम। नाउ ही इज सेइंग दैट कि an equity should report an investment in marketable security which does not result in significant control or a significant influence and control. So first question, my question, when you will say that ki there is a significant control, can you tell me is when you will say that there is a significant control? 20%. No, significant control means 51%. Okay. And when you have say that influence, 20 plus. And what about the methods of accounting? Equity. No. Equity when you will follow the equity accounting? 20 plus will 20 plus until 50. 20 plus will. Okay. Yes, more than 51 you will follow the Consolidated. consolidation. When we will follow the cost method? Cost method. Huh? Up to 20. Cost method. Okay. Okay. Now he is saying that, tell me your reporting of investment. So you will always report your investment on what? Fair value to match the mark to market. Mark to market. Whether it is so when it is to match the mark to market. Okay. So investment does not means the result in significant control over the investees, and statement of financial positions are reported on the fair value. तो सिंपल सी बात ये है कि this has nothing to do, but when it comes to the investment reporting, since you have to match with the mark to market, you can just record it at the fair value. Now this is the numerical question. He is saying that X has purchased, Plug company has purchased 10,000 shares, 2% ownership of the Toei corporations, and did not elect the fair value options and received the stock dividend of 2,000 when the market value as is 35. And he paid the cash dividend 2 rupees per shares on December 15. The income statement, what amount should report as a dividend income? First of all, I just want to clean this. This question is really nice question. So the question is simple. He is saying that okay, आपके पास प्लग कंपनी ने परचेज किया है कितना? 10,000 shares वे परचेज. Okay. That is the 2% ownership from the Tri company, and he did not elect the fair value options. Okay, that he is not reporting, he is just reporting on cost. He received some stock dividend of 2,000. Okay, it means that what is happening? He has 10,000, he received the 2,000. It means he has already got the
12,000, कितना उसके पास होल्डिंग हो गया, शेयर्स की होल्डिंग कितनी हो गई, 12,000 की हो गई। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि when the market value was 35, there is no use because he is not reporting his books as on fair value, तो आपको अपने ये 35 से कोई मतलब नहीं है। Now the Try company is giving a dividend of 2 per shares, so it means actually you are going to get the dividend on how much shares, 10,000 जो आपकी इनिशियल होल्डिंग थी और 2,000 which you receive as a stock dividend. It means now you have a total stock in your hand, total shares in your hand is 12,000. So what is happening, you are going to get the dividend of 2, so 12 multiplied by 2, simple, 24,000 you will record as a income. रोशन भाई, इसमें कुछ मसले समझ आ रहे हैं क्या? देखो भाई, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अगर कोई डिविडेंड जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैश डिविडेंड, एक होता है स्टॉक डिविडेंड। सो व्हेन इट कम्स टू द कैश डिविडेंड, you will get the cash. Okay, who give cash? Which company only give? Company, they will give, okay, whatever the dividend, whatever the earnings they have, they will give you the cash dividend. Who give the stock dividend? Having the cash crunch, having the cash crunch, but wanted to keep the investors happy, wanted to keep shareholders happy. तो उनको क्या बोलता है, एक काम करो यार, I will give you the dividend but not in form of cash but in form of stock. So it means actually it is adding his value. Net worth तो add हो रहा है ना, because initially he has 10,000. That was his initial investment and he got the stock dividend 2,000. So it means he is holding how much shares? 1,000 to 12,000. And now company is giving the cash dividend of 2. So he must expect, because this is coming in the 3rd year, so he must expect, okay, I should expect now 12,000 multiplied by 2 because I am holding already 12,000 shares. So this is my total holding. Total holding is 12,000 and I am expecting 2 rupees as a dividend. So it means I should expect 24,000 as a dividend. So what will be the entry? Can you tell me what will be the entry? Journal entry, please. No. No, since beginning from सेम होगा, उसके पास कोई एंट्री नहीं होगा, उसका सिर्फ नंबर बढ़ जाएगा ना, because he is not getting any value, but when he get the cash dividend he has to do the accounting. So what accounting he will do? No, it is sort of bonus you can say, but bonus is something declared out of the reserved, यानी previous income से अगर कुछ dividend कुछ डिक्लेयर्स होता है ना, इट इज ऑलवेज आउट ऑफ द प्रीवियस अर्निंग। जैसे आप कंपनी को कुछ अर्न करके देते हो तो कंपनी अर्न कर हैप्पी हो के आपको बोनस देता है, तो वो आपके इन एडिशन टू द करंट ऑब्लिगेशन होता है, यानी आपका सैलरी काट के नहीं देता। बोनस शेयर इट्स लाइक अ ग्रेशिया, या सो दैट इज देयर, बट नाउ दिस फॉर दिस द इन्वेस्टर विल नॉट पास एनी एंट्री, द इन्वेस्टर विल नॉट pass any entry in books. But what about this? Can somebody tell me what the investor will pass? So what entry he will pass? Cash to P&L. What an idea, Sirji. This is not good.
is not correct. Now tell me. This is not correct. Can somebody tell me? Once he know that he is going to get the dividend, he has to recognize the income. No, he has to recognize the income of dividend income. So what he will say that dividend receivable debit to dividend income is the first entry he has to pass, because when he came to know after the board meeting that he will be receiving, so he has to record the income as per the revenue recognition principle first. Second, when he receive the cash, he will pass the entry cash to dividend receivable. Okay, bhai? So this entry he will pass. At the time of closing of books, he may pass this entry. Dividend income debit to P&L. Dividend income debit to P&L. Only when the closing at the year end. So now somebody tell me if any doubt with this accounting. ये एंट्री क्यों जरूरत है मेराज भाई ईयर एंड पे? ईयर एंड पे नहीं तो आपका नॉमिनल अकाउंट क्लोज नहीं होगा. नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है भाई. पर ये दो एंट्री आप क्यों नहीं बोल पा रहे थे नवीद भाई? हाँ भाई साहब. नहीं मेराज भाई ये समझ में नहीं आता. मतलब इसमें 2-3 ट्रांजैक्शन थे ना अलग अलग. मतलब इनिशियल फिर देखो डिविडेंड फिर कैश. इनिशियल उसको जो मिला उसके लिए तो उसने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया होगा. ठीक है. डिविडेंड जब मिलता है तो अगर स्टॉक डिविडेंड होता है तो उसको कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करना होता. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है इन टर्म ऑफ मनी. ठीक है. क्लियर. अब आपको बात आता है कि हाँ अब उसके पास नंबर ऑफ शेयर सिर्फ बढ़ जाते हैं. ठीक है. लेकिन जब उसको पता ये चल गया, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया कि भाई साहब इस साल वी आर गोइंग टू गिव यू 2 रुपीज का डिविडेंड, तो अब वो डिविडेंड को अपने पास में इनकम करेगा. तो इनकम रिकॉर्ड करने की अकाउंटिंग ये होती है कि डिविडेंड रिसीवेबल यानी अब एआर खड़ा कर देगा और एक इनकम को रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल के हिसाब से. जब उसके पास पैसे आएंगे तो डिविडेंड रिसीवेबल को वो स्क्वायर ऑफ कर देगा. क्लियर. तीसरा, चूंकि डिविडेंड इनकम नॉमिनल अकाउंट है उसके पास बुक्स में रखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, दैट हैज टू बी क्लोज, तो उसको पीएनएल के थ्रू क्लोज करना पड़ता है. सो दिस इज द अकाउंटिंग फॉर क्लोजिंग द नॉमिनल अकाउंट. क्लियर. ओके भाई क्लियर है. ऐसे नहीं बोलो भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखो भाई. बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 6 द वॉल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 6 वॉल कंपनी परचेज 2000 शेयर्स ऑफ द हेम्प कंपनीज कॉमन स्टॉक प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज अ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज. यानी ये क्लियर हो गया कि ये पहला है, इंटेंशन कोई लॉन्ग टर्म नहीं है. क्लियर. दैट इज क्लियर. ही रिक्वेस्ट they represent 2% of the ownership in the hemp. इसका मतलब ये क्या है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है ना कोई कंट्रोल है. इसका मतलब ये कॉस्ट बेसिस अकाउंटिंग करने वाले हैं. द फेयर वैल्यू है उसका कितने का? 29,500 की. कितने की है जी? 29,500 की है. उसके बाद बोल रहा है कि ईयर 6 में ही सोल्ड ऑल द कॉमन स्टॉक पर 14 रुपए करके बेच दिया. कितना करके बेच दिया जी? 14 रुपए में करके बेच दिया. तो अब आप सुनिए, सबसे पहले इसमें 3 चीजें हैं और ये टाइप के क्वेश्चन जब मैं पहली बार भी करा रहा था आपको तो मैंने ये टाइप के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आपको करवाए थे. बट अभी तो मैं चूंकि फिर ये सेकंड राउंड में फिर भी बता दे रहा हूं. तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा क्लियरली देखिए. सबसे पहले ही हैज परचेज 2000 शेयर्स. कितना शेयर्स? वो
2000 शेयर्स उसने परचेज करा है, ठीक है। 2000 परचेज करा है कितने में? 31,500 में। तो सबसे पहली एंट्री कोई बता सकता है क्या, इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री? बोले भाई। एकदम चलेगा भाई, ये चलेगा। चलो, अब आपको बोल रहा है कि उसने ट्रेडिंग करके रख दिया 31,500 का, जो कि 2% की होल्डिंग है। इसका मतलब दिस इज नॉट द इक्विटी अकाउंटिंग, दिस इज नॉट द कंसोलिडेशन। ये क्लियर है। बोल रहा है फेयर वैल्यू जो है वो कितने का है? 29,500 का 31 दिसंबर के दिन। तो व्हेन इट कम्स टू द 31 दिसंबर ईयर 6, सो इट एक्चुअली अब उसका कितना हो गया फेयर वैल्यू? 29,500 29,500 का उसका वैल्यू हो गया। इसका मतलब ये है कि उसका कितने का वैल्यू रिड्यूस हो गया इन्वेस्टमेंट का, बताएं तो? टू 2000 का उसका लॉस हो गया। अब उसने क्या लिखना है? उसने लिखना है अनरियलाइज, ये लॉस है ना, तो ही विल पास द एंट्री अनरियलाइज्ड लॉस डेबिट टू रियल स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया। उसने इनकम स्टेटमेंट के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लिया, इन ही हैज अ लॉस। क्लियर? आ जाइए, अभी उसके इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी दिखेगी इसके बुक्स में, बताइए? उसने लिखेगा इन्वेस्टमेंट, he will write as a 31,500 less what? Unrealized लॉस कितने का जी? 2000 का। इसका मतलब आज आपके पास कितने की वैल्यू? 29,500 की वैल्यू आपके पास दिख रही है। क्लियर? नाउ ही इज सेइंग दैट कितना आपने शेयर ये किया था? 2000। क्लियर? 2000 you purchase on that day. Now he is selling the shares at the rate of 14. Okay, इसका मतलब when he is selling the shares, so he is selling the shares at the rate of 14. So 14 multiply by 2000. So how much money he will get actually? 28,000. 28,000 less ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना उसका जाएगा? 1400। अब उसके बाद हाथ में अभी कितना बचेगा जी? ये कैश बचेगा। 29 उसका कैरिंग वैल्यू है, दिस इज द कैरिंग वैल्यू एंड दिस इज द सेल्स जो हुआ, यानी उसका नेट लॉस क्या जाना चाहिए? 2900 he has to record the loss। इसमें कोई दिक्कत है तो कोई मेरे को पूछ ले भाई। मैंने ब्रोकरेज ऐड कर दिया। ए बाबा, लॉस सेल के टाइम ऐड कैसे करोगे भाई? ये तो क्या हो गया? सेल के टाइम कैसे आप लॉस करोगे? ये सेल है ना भाई? सेल ऑफ ब्रोकरेज को हम पैसे देंगे देंगे, माइनस होगा। माइनस होगा, तो दैट व्हाट आई डिड द माइनस। के ऊपर पंप करना पड़ता। क्या?
बोले बोले, इस लॉस में कोई दिक्कत है तो बोले। So now what is going to be the accounting? Can somebody tell me what is the accounting you will do? Bank debit 20, 26, 600, 600 brokerage, P&L loss 2900, invest कितने का, कितने का, 31 कितने का, 31,500। 29,500। तो यहाँ पे एक एंट्री हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं। वो ब्रोकरेज की एंट्री आना ना मेरा भाई। नहीं, ब्रोकरेज माइनस करके डायरेक्ट कैश ले लिया, कोई मसला नहीं है, चलेगा। लेकिन हियर अगर मैं अगर इतने ही इंफॉर्मेशन पे इफ आई प्रिपेयर द लेजर फॉर इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट विल बी द लेजर, जस्ट हैव अ लुक। अगर मैं लेजर बनाएगा तो क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। यहाँ बैंक कितना आएगा हमारा, 31,500। बाई बैंक कितना आ रहा है हम लोग के पास, 26,600। बाई P&L कितना आ रहा है, 29, बट स्टिल इट्स नॉट गेटिंग क्लोज्ड, क्योंकि जितनी एंट्री है उतना पे हमारा ये क्लोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने कोई एंट्री पास करनी होती है, यानी अनरियलाइज का सिर्फ हमने एक एंट्री पास किया, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री होगा टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, एंड देन सेकेंड एंट्री विल बी P&L डेबिट टू अनरियलाइज्ड लॉस। ठीक है, नहीं दो बार नहीं आया, एक ही बार आया, देखिए एक ही बार मैंने लिया। Here I did unrealized loss debit to investment, क्योंकि लॉस को यहाँ खड़ा किया, एक्सपेंस बनाया, देन व्हाट आई डिड, फिर इस लॉस को मैंने क्लोज किया थ्रू द P&L अकाउंट, बट बाय द सेम टाइम आई हैव टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, सो आई हैव टू पास दिस एंट्री। का मतलब यहाँ पे जो पहला मेरा एंट्री आता है वो कैसे आता, अनरियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट आता मेरा, क्या आता, 2000 का। Now my accounting may be valid, 2000. may be validated. So now my investment account is tally. This is our investment account. ठीक है भाई, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रियली अ गुड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको अनरियलाइज प्रॉफिट की अनरियलाइज का अकाउंटिंग भी क्लियर हो गया, जहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया, जहाँ पे आपने ईयर एंड की वैल्यूएशन भी कर ली। यानी दिस क्वेश्चन एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू, ये जो हम कर रहे हैं HTM भाई, HTM है। क्यों HTM है भाई, हेल्ड टू मैच्योरिटी डिबेंचर के लिए होता है भाई, क्या हो गया। अच्छा सॉरी फेयर वैल्यू, फेयर आ गया। M2M, मार्क टू मार्केट, M2M। हाँ, तो इक्विटी के मेथड में सारा अकाउंटिंग सेम हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी में आपके परचेज सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली द डिफरेंस व्हेन कम्स व्हेन देयर इज अ डिविडेंड। इक्विटी में आपका सिर्फ चेंजेस आता है व्हेन देयर इज अ डिविडेंड, बिकॉज वहां पे आप डिविडेंड नहीं रिकॉर्ड करते, वहां पे डायरेक्ट आप इनकम रिकॉर्ड करते हो। इफ द company is making the income, if the company is making loss, you are just recording the loss of your shares, of your portion. ठीक है,
तो ये वाला एक सवाल है जिसको आपको करना चाहिए. सो आई विल कीप दिस क्वेश्चन देयर. दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन. तो एक और छोटा सा सवाल है. ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6. जॉनसन ट्रेडेड स्टॉक इन फ्लेक्स कंपनी मार्केटेबल इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 1. ठीक है जी. अब उसने क्या बोला कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स परचेज एंड सोल्ड का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. बोला नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टुक प्लेस फॉर फ्लेक्स ड्यूरिंग द remainder of the year 31st December 2000 year 1 is a trading at 10 rupees. यानी ये उसने अपने पास किया हुआ है सब कुछ. अभी जब ईयर एंड आया, व्हेन इट कम्स टू द ईयर एंड, एक्चुअली उस दिन आपके शेयर्स की जो वैल्यू बन गई वो कितने की वैल्यू बन गई है जी? 10 रुपीज की हो गई है. ठीक है. ट्रेड सिक्योरिटी ऑन द लास्ट. अब वो जो फॉलो कर रहा है, जो फीफो कर लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहा है. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या? वो लीफो फॉलो कर रहा है. क्या फॉलो कर रहा है जी? लीफो. पहले जो लाएगा वो बेचेगा. लीफो फॉलो कर रहा है. ठीक है. अब हमसे बोल रहा है कि नेट वैल्यू बता दो भाई साहब कितना. क्या बोल रहा है? नेट वैल्यू बता दो कितना. तो सबसे पहले मेरे को आप बता दे कि ये कितना शेयर्स हुआ है उसका. ग्यारह सौ 2500 कितना होता है? 1125 2500 कितना होता है? 3600. अच्छा 3600 -750 ना -750 अभी कर. अच्छा 250. तो सिर्फ 250 ही बचेगा मेरा. अच्छा 250. अभी कितना बच गया था ये? 29 समथिंग बचा. 295. 250 इंटू 10 आ गया ना. सही. अच्छा 250 बचा. तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने जब इतने सारे परचेज या सेल किए हैं, ठीक है, यानी 250 आपको ईयर एंड में बच गया. ठीक है. तो आपको जब ये लीफो बोल रहा है मेंटेन करने, तो क्या आप ये जो लास्ट जो परचेज आपका रहेगा आप उस प्राइस पे मेंटेन नहीं करेंगे क्या? हाँ? हेलो जी महाराज भाई वही है, मतलब लास्ट प्राइस पे ही शेयर कर. नहीं, ये मैं सवाल को बोल रहा कि आपने जो है आपने इक्विटी शेयर्स क्या लिया? ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है ना बॉडी में. इक्विटी शेयर्स लिया आपने कितना? 1100 सॉरी 2500 -750 उसके बाद आपने 1400 बाई किया और फिर आप 4000 बेच दिया. 4000. तो अगर आपको ये रूल फॉलो करते होते हैं तो ये बोला लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता. अच्छा ये सबका रेट भी अपना दिया हुआ है. 11 9 13. अरे मेरा तो ऐसे भी आएगा, पर ये वाला जो कर रहे हैं आप लंबा वाला है, मतलब शॉर्ट मेथड तो वो वाला है. मैं एक चीज बताना इसमें एक्चुअल में चाह रहा था आपको. ठीक है. तो 1 मिनट रुक जाए. ये आप ऐसे मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है जी. क्योंकि ये वाला जो होल्डिंग्स है इसको आपको किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू पे. तो एग्जाम पे आप ना ये सारे प्रोसेस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है.
कि अगर वो लीफो फीफो बोल के आपके दिमाग की दही कर देगा, बोलेगा फीफो मेंटेन हो रहा है, लीफो मेंटेन हो रहा है, तो सबसे पहले अगर शेयर्स आपका क्या है, अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट शेयर्स अगर आप होल्ड नहीं कर रहे, इक्विटी अगर आपकी कंसोलिडेशंस नहीं है, ठीक है, अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है सिग्निफिकेंट, तो आपने उसको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पे करना है। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पे करने का मतलब ये हो रहा है कि ये वाला जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली, ये जो आपको जो रेट वाला जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए इररेलेवेंट है। आपने सिंपल सा ऐसे टोटल लगाना था, आपने लिखना है 250 और सीधे लिखना था मार्केट वैल्यू कितना है भाई बता दे, मार्केट वैल्यू, वो बोल देगा भाई मार्केट में आज 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एंट्री जो भी पास करनी हो कर लेंगे, बट एट द एंड मेरे को अपने बुक्स में आई हैव टू कीप 2500, वट एवर द एंट्री फॉर अनरियलाइज इनकम एंड लॉस आई हैव टू पास, आई विल पास, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट माई फेयर वैल्यू शुड बी 2500 एट द एंड। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है एकदम। तो मार्केट वैल्यू जो है मेरा जो लिया आपने, वो क्वेश्चन में देंगे वो लोग या नहीं देंगे तो आप कैसे पूछेगा कि फेयर वैल्यू बताइए? जी हाँ, तो अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल लेके बता दिए, मतलब कि एकदम अगर पूछे जी। हाँ, आपकी हो सकता है कि आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के, मैं अगर बोल लूं कि ये वाला बिक गया, ठीक है, तो ये वाला बिक गया 13 रुपए में बिका होगा, तो ये कौन सा शेयर बिका होगा? अगर मैं लीफो मेंटेन करता तो ये मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला जो है ना यहाँ से बिका होगा, ठीक है। इसका मतलब अभी भी मेरे पास कौन सा शेयर बचा हुआ है, ये वाला शेयर बचा हुआ है, और इतने में से कौन सा शेयर बच गया, कितना बचा हुआ है, इतने में से मेरा 1750 बचा हुआ है, फिर मैंने 1400 बाई कर लिया। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास ये 1400 बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें से भी कुछ खर्चा नहीं हुआ। अब आता है 4000, तो जब ये 4000 अगर बिकना चाहेगा तो सबसे पहले ये 1400 उसमें से जाएगा, आइडियली 1400 जाएगा, फिर 2600 जाने के लिए वो क्या करेगा, अभी आपने क्या किया 4000 में से अभी तक माइनस आपने क्या किया 1400 माइनस किया, इसका मतलब अभी भी आपको 2600 शेयर चाहिए। 2600 शेयर में से आपने 1750 यहाँ से शेयर बेच देंगे, तो 1750 ये वाला पूरा शेयर आपका निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर से 1750 शेयर पूरा निकाल के जीरो कर दीजिएगा, बाकी जो बचेगा 2600 में से 1750 850, तो वो 850 आप कहाँ से निकालिएगा, वो आप 850 यहाँ से निकालिएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्लोजिंग की पोजीशन बनेगी, यहाँ वाला स्टॉक जीरो हो गया, यहाँ वाले पे आपका स्टॉक बच गया ओपनिंग का 250, और यहाँ वाला चूंकि आपके पास पहले से 1400 था और आपने अभी 1400 इशू कर दिया, इसका मतलब ये वाले थर्ड लॉट में भी आपका जीरो स्टॉक है। तो अगर ये वाली अगर इक्विटी अकाउंटिंग, अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होती, या अगर ये इक्विटी अकाउंटिंग नहीं होती, तो अगर आपको ये कंसोलिडेशन में मेंटेन करना होता, तब आपकी जो वैल्यू बनती, जब आपकी कंसोलिडेशंस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिखना होता, तो आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना शो करना पड़ता, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन 11 रुपया मल्टीप्लाई बाय 250, यानी आपके कंसोलिडेशंस के टाइम में इस शेयर्स की प्राइसिंग आपको मेंटेन करनी पड़ती 2750, बट सिंस यू आर नॉट होल्डिंग एनी इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग ऑन द फेयर वैल्यू। तो ये सारा कैलकुलेशन आपका बच गया, ये सारा कैलकुलेशन बच गया। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन एंड दे से यू हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, देन यू हैव टू डू दिस वर्किंग, तब आपको ये पूरा का पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ये था। नाउ बोल रहा है कि कंपनी ने 30% की, कंपनी बोल रहा है, एक कंपनी है जिसने बोला कि मैंने 30% ऑफ द वोटिंग राइट रखता हूँ, ठीक है, कितना परसेंट, 30% मैं वोटिंग राइट रखता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी अकाउंटिंग मेथड यूज करने वाला है, इक्विटी मेथड यूज करने। हाँ, अब बोल रहा है कि उसने 60% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट जो है, जितना अभी उसका 60% इन्वेस्टमेंट था, जितनी जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसका वो 60% क्या कर दिया जी, सेल कर दिया, उसका 60% क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हमसे बोल रहा है कि भाई साहब एक काम करो, मेरे को बताओ कि आपका जो है, जिसकी उसके बाद बोल रहा है द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन जनवरी 1, कब, जनवरी 1 में कितने का है जी,
ऑन जनवरी 1 ईयर 2 बिफोर द सेल वाज 210। तो जिस दिन हम बेचा था उस दिन उस शेयर्स की जो एक्चुअल प्राइस कितने की थी, 210,000 की थी। उसके बाद बोल रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ द रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट आफ्टर द सेल वाज 100,000। वो कितने का बच गया है, फेयर वैल्यू कितना बच गया है बचे हुए आइटम का, ठीक है, कितना बच गया जी, जो इन्वेस्टमेंट बचा है उसका सेल उसका फेयर वैल्यू कितना बच गया जी, 100,000। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि व्हाट गेन और लॉस इफ एनी ऑन द डिस्पोजल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2 स्टेटमेंट अंडर द IFRS। ये IFRS अगर नहीं भी बोलता तो आपसे सिर्फ इतना ही समझना चाह रहा है, आप बता दो कितने का आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्या बोलता है, आपका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसने क्या बोला है कि हमने कितने में सोल्ड किया है जी, 150 में, ठीक है। तो 2,10,000 का 60% कितना होता है, बताएंगे क्या, 26 भाई, 126 100 26,000। ठीक है। उसको उसने क्या बोला है, $126,000 उसने बेचा 150 में, तो इसका मतलब कितने का फायदा हुआ होगा, 24,000। 24,000 का। अच्छा ये जो बेचा इसका 40% कितना बचता है, 21,000 का 40% कितना होता है, 24,000 का ना मेरा, 210,000 का। इसका 60% ना मैं, 40%। 40%, 84। कितना, 84 को 100,000 में कितने का फायदा होता है, 84 उसकी बुक वैल्यू हुई, 84 की उसकी बुक वैल्यू हुई और उसको 100,000 में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कितने का फायदा हुआ, मतलब 100,000 कर देगा तो कितना, 16,000 का। 16,000। तो ये 16,000 और ये 24,000 दोनों ऐड कीजिए तो कितना होता है, 40,000। 40,000 का उसको क्या हो गया जी, बेचने के कारण प्रॉफिट हो गया। अब इसकी सिंपल सी लॉजिक बता दूं क्या, जी भाई, देखिए मैंने इसके पॉइंट इसके तरीके को फॉलो नहीं किया, पहली बात सुन ले। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास आज इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट कितने की है आपके पास, 210,000 की है, 210 जी। और आप सोल्ड कितना कर रहे हो, 60%। इसका मतलब आप कितना कॉस्ट कितने की वैल्यू का आइटम बेच रहे हो, आपका जो सोल्ड कितना रुपए की वैल्यू का आइटम बेच रहे हो, 110, 126। और कितना में सेल्स वैल्यू क्या है इसका, सेल्स वैल्यू क्या, 40, 50। 150 आई थिंक, एक बार देखिए महज भाई, 150 है आई बिलीव, 150 है भाई, 150। 150 है। इसका मतलब 150 माइनस 126, तो आपको गेन, तो ये गेन हो गया, गेन ऑन सेल, ये हो गया एक काम, क्या हो गया, 1 काम। अब हुआ क्या कि आप 30% का पोजीशन होल्ड कर रहे थे, कितना परसेंट का पोजीशन होल्ड कर रहे थे, 30% का, और आपने 30% का 60% बेच दिया। इसका मतलब अब आपकी जो होल्डिंग होगी वो कितने की होगी, 40% के हिसाब से अब आप 12% के होल्डिंग में आ जाएंगे। नाउ योर होल्डिंग विल चेंज फ्रॉम 30% टू
12% बिकॉज यू सोल्ड 60% ऑफ योर होल्डिंग। तो आपकी जो मेथड जो पहले इक्विटी मेथड थी, इट विल चेंज टू विच मेथड? कॉस्ट मेथड। ये किस मेथड में चेंज हो जाएगा? कॉस्ट मेथड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास जो अभी कॉस्ट बचा हुआ है वो कितने का बचा हुआ है जी? 184,000 का। बट आपकी फेयर वैल्यू कितने की हो जा रही है? आफ्टर सेलिंग आपकी जो रिमाइंडर शेयर्स है उसकी फेयर वैल्यू कितने की है? 100,000 की है। तो आप अपने 100,000 आप अपने रिमाइंडर शेयर्स की वैल्यू कर ली। तो आपके पास अनरियलाइज्ड इनकम कितना हो गया जी? 16,000। तो ये 16,000 दैट इज योर अनरियलाइज्ड इनकम। अनरियलाइज्ड। तो यह 16,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 24,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपका जो इनकम स्टेट में इंपैक्ट पड़ा है ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा बताएं? आपका इनकम स्टेटमेंट में फर्क कितने का पड़ा? 24,000 का और 16,000 का। इट मीन्स 40,000 का आपका एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ा। आपका सवाल क्या था? आपको सिर्फ बताना था कि आप बताएं कि गेन या लॉस होगा कब? ऑन द डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो बेचने के कारण जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो सिर्फ ये कारण था कि आपकी जो अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज हो गए और आपको फेयर वैल्यू का बेनिफिट्स मिल गया। क्या हो गया? आपको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का बेनिफिट्स मिल गया आपको। ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर। भाई हम 12% किसका लेंगे? अरे बाबा 12% किसी का नहीं, वो तो मैंने आपको बताया है कि आप अभी कंपनी में 30% होल्ड करते हो। तो सिंस यू आर होल्डिंग 30%, तो आपके पास अकाउंटिंग का मेथड क्या है? इक्विटी है। बट आप अपनी होल्डिंग का 60% अगर बेच दे रहे हो तो अभी आप कितना होल्ड करोगे? 12%। सो 12% इज कम्स अंडर द विच ब्रैकेट? 0 to 20। 0 to 20 के ब्रैकेट में अगर आएगा तो उसकी अकाउंटिंग की मेथड्स क्या हो जाती है? कॉस्ट मेथड हो जाती है। जी जी। तो 84 मिला 60% ऑफ 40%। अरे बाबा 40% सही। जी जी। ठीक है। ठीक है, एक बार कर लेंगे मैं भाई, पक्के नहीं है अभी। पक्के कैसे हो जाएगा? पक्के के लिए आपको दोनों तीनों प्रिंसिपल एक बार याद रहना चाहिए तभी ना लगाइएगा। हम लोग का क्या, इधर में जितना आज मिलेंगे फिर कल भी जब अगर मिलेंगे तो जहां पे हम छोड़ेंगे वहीं पे मिलेंगे। एक बार भी कुछ थोड़े उसको पढ़ के देखना है। ठीक है। ये कुछ यहाँ और पर बोल रहा है। नहीं, यहाँ पे इंग्लिश वही भी लिख रहा है, बस इंग्लिश डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट है। Moreover, when the company uses a significant clause, the retained investment measures the fair value prices, and this can be calculated like this: fair value of the retained earning, disposals, and minus the cost, and that is the gain on loss of investment. But you will never know कि actual इसकी reasoning क्या है, यानी how this 40,000 आपको सिंपल लग रहा है, बट इट विल बी ऑलवेज टफ टू रिटेन दिस जब आपके पास एग्जाम सिचुएशंस आएंगे। बट इफ यू नो दिस कैलकुलेशन, तो आपको अगर कुछ भी चेंज होगा यू विल एबल टू इंटरप्रेट व्हाई यू डिड दिस वैल्यूएशन, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द एक्चुअल थिंग हैपेंड टू यू। तो आपको अगर ये मेथड्स अगर क्लियर हैं, जब आपको रीजनिंग क्लियर है, तो सर्कमस्टांस कुछ भी हो जाए यू विल एबल टू रिटेन, मतलब आप यू विल एबल टू रिकॉल। ठीक है। तो ये रीजन होता है, ये मैं बताया हूं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जब आपके सिग्निफिकेंट कंट्रोल हो गए तो आपकी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गई। नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड एंड द फेयर वैल्यू। ठीक है जी। उसके कारण आपको यहाँ पे 16,000 का बेनिफिट हुआ और 24,000 यहाँ का बेनिफिट हुआ। तो पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट में इस 40,000 का एक्चुअल में आपको इम्पैक्ट मिला है। ठीक है। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसको भी मैं रख दे रहा हूँ वहां पे, ताकि आपको जब दोबारा अगर कभी दिल करे कि हाँ भाई एक बार रिवाइज करता हूँ ये सेक्शन, देन यू कैन इजीली डू इट।
ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं, आप यहां से कर सकते हैं हाईलाइट इफ यू पीपल हैव दैट ग्लिम का। ये अगर क्वेश्चन सेट है अगर आपके पास तो। नहीं मिराज भाई, कौन सा वाला है थोड़ा? कौन सा वाला? क्या ये जो ग्रुप में आप लोग भेजते रहते हो, आप ही लोग तो भेजते हो, हमको तो मिलता भी नहीं है। तो इस पूरे सेक्शन में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और 1-2 क्वेश्चन मैं मार्क करके बोल दे रहा हूँ विच यू हैव टू डू इट। अच्छा, ये एकदम पाती क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला सवाल है कि इसमें आपको बताना है कि बताएं कितना बैलेंस पे आप रिकॉर्ड करेंगे। एकदम बच्चा वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक सवाल करवा दे रहा हूँ। बोला द कंपनी ओन्स द 10,000 शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक, द स्टॉक जो है बोल रहा है द कॉर्पोरेशन करेंटली हैज द 40% आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये क्या है कि आप इफ यू आर कीपिंग 10%, तो आपके कंपनी का पास ओन इशूड शेयर्स कितना है? 40,000 का, और आप उसमें से ये है इशूड है, आपका होल्डिंग इसमें कितना है जी? योर होल्डिंग इज 10,000। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो कि आप कितना परसेंट होल्ड कर रहे हो। तो योर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज 25%। तो अगर ये 25% की होल्डिंग है तो इसमें जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग होगी, क्या होगी? मेथड ऑफ अकाउंटिंग विल बी इक्विटी। ये भी एकदम हम लोग क्लियर है। Equity, method of accounting will be equity. That is very much clear now. Now come to the second point. अब बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कंपनी के पास नेट इनकम कितने का है? कंपनी के पास नेट इनकम है 200,000 का। कंपनी के पास कितने का इनकम है? 200,000 का इनकम है, और उसमें से बोल रहा है कि 160,000 डिविडेंड दिया है। एट द एंड आपको बताना है कि आपके बुक्स पे कैसे अकाउंटिंग होगी, ठीक है? तो देखें, एट द बिगिनिंग द कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 50,000 का, इक्विटी में 150,000 आपका बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है जी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000, 100,000, ठीक है? अब देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि जब आपकी इक्विटी अकाउंटिंग मेथड्स चलेगी तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने पास जो इनकम अक्रू करना है, इनकम को अक्रूवल का आपके पास क्या एंट्री होगा? इनकम अक्रूवल का एंट्री होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या? टू इन्वेस्टमेंट इनकम कर ले आप, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है? तो आपने इन्वेस्टमेंट को अपना बढ़ा लेना है। कितना बढ़ाने का है? कंपनी ने कितना अर्न किया? 2 लाख का अर्निंग किया, 2 लाख का अर्निंग किया, और आप 25% के होल्डर हो। यू आर द 25% का शेयर होल्डर। तो 2 लाख में 25% कितना होता है जी? कोई आदमी बता दो भाई। 50,000। तो 50,000 का आपने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया। अब आपको जब पैसे आएंगे, व्हेन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, तो अब आपके पास जो अकाउंटिंग होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो आपने क्या करना है? एक 60 का 40 25%। तो आपने 40 मतलब 1,60,000 का 25% कितना होता है? 40,000 का आपको कैश रिसीव हो गया। अब आपने लिखना क्या है? ऐड इनकम वाला पार्ट,
ऐड इनकम वाला पार्ट। इनकम वाला पार्ट में आपका इन्वेस्टमेंट कितना से डेबिट हुआ? 50,000 से। तो आपने ऐसे लिखना है, लेस कौन सा पार्ट? जितना से आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो गया पार्ट, रिसीव्ड वाला पार्ट। तो आपका डिविडेंड रिसीव्ड वाला पार्ट कितना है? 40,000 का। इसका मतलब आप अपने बुक्स में जब इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू देखिएगा, इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/12 XXXX, तो आपने क्या लिख लिया जी? आपका वैल्यू कितना आएगा आपके बुक्स में एट द एंड ऑफ द ईयर? 160,000। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए भाई साहब। इसमें किसी को डाउट है? हेलो? नहीं सर जी, नहीं। तो ये सवाल जो है थोड़े ढंग के थे, बट बच्चे वाले सवाल थे, कोई इसमें साइंस नहीं था उतना। चलेगा? तो वी आर जस्ट, तो ये आपके सवाल छोटे ये थे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर, बोले बोले बोले, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फाइव क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑफ द इनकम नहीं, ये सवाल नहीं 30%। अच्छा, सेम सवाल है भाई, थोड़ा सा इसमें समझने का था। ये सवाल हम लोगों ने किया है, बट इसमें थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट है। दो तीन अच्छा, ये सवाल मैंने देखा इसमें भी था। Okay, this is a 4 to 5 question. If you try, it's good. If you don't try, then more than good. Okay bhai, thank you. We will see tomorrow, means tomorrow matlab in the next session.